नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका खबर दोपहर में। लोकसभा 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत का पारा अपने चरम पर है। सभी पार्टीज एक एक करके अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर रही हैं। हाल ही में बीजेपी ने भी अपनी लिस्ट तैयार करके सबके सामने रखी। वहीं जैसे ही ये लिस्ट बीजेपी की तरफ से सामने आई, उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। आज उन्होंने दक्षिण में एक बार फिर से 400 पार का संदेश देते हुए मजबूती से चुनाव लड़ने का आह्वान किया। मालूम हो कि बीजेपी के लिए दक्षिण भारत एक कमजोर कड़ी है। ऐसे में इस कमजोर कड़ी को मजबूत करने का जिम्मा खुद पीएम मोदी उठाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही यूपी की भी जंग फतेह करने के लिए मोदी यहां ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं और उनकी यूपी में होने वाली रैलियों का प्लान भी सेट किया जा चुका है। 400 प्लस का टारगेट बनाकर लगातार बीजेपी चुनावी अखाड़े में उतर रही है। ये घमासान काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि एक और भाजपा ने पूरी तरह से एक बार दोबारा या यूं कहें कि तिबारा सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में भी कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। दूसरी ओर कई जगह से कई ऐसे सांसदों के नाम रिपीट किए गए हैं जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। वहीं खास बात यह भी है कि इस बार प्रत्याशियों में महिलाओं को भी काफी ज्यादा जगह दी गई है, यानी बीजेपी पूरी तरह से सेट है। क्या महिला, क्या गरीब, क्या दलित, हर तरह से विपक्षी खेमे को टक्कर देने के लिए पीएम मोदी ने जो खास स्ट्रेटेजी तैयार की है, लगातार उस पर काम हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, हर कोई लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनता को साधने के लिए तैयार है। चाहे धार्मिक मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे गांव गली का मुद्दा हो, सड़क टूटने का मुद्दा हो या फिर छोटे से छोटा कोई मुद्दा हो, हर मुद्दे पर भाजपा लोगों को खुद से जोड़ रही है। पीएम मोदी का चेहरा सामने रख के भाजपा ने चुनावी पिच तैयार कर ली है और इस चुनावी मैच में दमदार खेला दिखाने को पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी तय कर लिया है कि फिर से सत्ता पानी है, फिर से केंद्र में बैठना है और फिर से जनता के लिए काम करना है। ऐसे में पीएम मोदी की तमाम रैलियों की तैयारी हो चुकी है। तमाम जगह पर प्रत्याशी, तमाम जगह पर कार्यकर्ता खुश हैं और पीएम मोदी की अलग अलग जगह पर होने वाली रैली को लेकर जल्द ही अपडेट सामने आ सकती है। पीएम मोदी का खास फोकस इस बार दक्षिण में भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण में पीएम मोदी क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बताया जाता है कि दक्षिण में भाजपा की कड़ी थोड़ी सी कमजोर है। हालांकि भाजपा का कहना है कि पूरे देश में एक बार फिर से भाजपा का झंडा लहराएगा। हर सीट पर बीजेपी के दावेदार बैठेंगे और जनता का भला करेंगे। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी साफ है कि विपक्षी भी अपनी मजबूती से दावेदारी ठोक रहे हैं। लोकसभा का वॉर शुरू हो चुका है। चुनावी घमासान कभी भी देखने को मिल सकता है। आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में ना सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता और नेता, बल्कि खुद पीएम मोदी भी चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर किसी और राज्य की, पीएम मोदी खुद को भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता के सामने पेश कर रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं। पीएम मोदी का तमाम दौरा देखने को मिल रहा है। कभी वो पश्चिम बंगाल में होते हैं, कभी झारखंड में होते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में होते हैं। और ये बात गौर करने वाली है कि पीएम मोदी की रैली में, पीएम मोदी के दौरे में तमाम समर्थक और तमाम भाजपा प्रेमी उमड़ते हैं। पीएम मोदी का एक जो फैन बेस है, वो अक्सर पीएम मोदी को देखने के लिए तैयार रहता है। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, अब दक्षिण की ओर भाजपा ने निशाना साधने को तैयार कर लिया है। ऐसे में पीएम मोदी की जो रैलियां होने जा रही हैं, इसका क्या असर जनता पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल किरण, अगर अब हम बात करें पीएम मोदी की तो बिल्कुल बात सही है। उत्तर भारत को छोड़कर अब पीएम मोदी सीधे
दक्षिण भारत का रुख कर रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि एक अभी सामने आया था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश को छोड़कर अभी बिहार में रैली करने गए थे। तो जाहिर सी बात है कि इसी तरह से सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं। जबकि अभी एक चीज आपको और बता दूं कि जबकि अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन सारी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने दमखम लगाने में जुट गई हैं। उसी तरह से बीजेपी से नरेंद्र मोदी भी जो प्रधानमंत्री हैं वो जो है लगातार दौरे पे दौरा करना शुरू करने वाले हैं और उत्तर भारत को छोड़कर अब दक्षिण भारत में एंट्री करने वाले हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। जी राजेश, पीएम मोदी का ये दक्षिण दौरा क्या फायदा दिला सकता है भाजपा को? बात करें भाजपा को फायदा दिलाने के लिए तो बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बीजेपी जो है दक्षिण भारत में हमेशा से कमजोर रही है, वहां पे कांग्रेस जो है वो लगातार हमेशा मजबूत रही है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से बीजेपी जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार अब दक्षिण का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बीजेपी लगातार कमजोर रही है। तो बीजेपी को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब जो है दक्षिण का रुख कर रहे हैं। जी राजेश, आपने भी बताया कि अक्सर कांग्रेस दक्षिण में काफी ज्यादा मजबूत रही है, बीजेपी कमजोर है। ऐसे में दक्षिण के लिए ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिन्हें जनता के बीच ले जाकर के भाजपा एक बार उन्हें साधने में कामयाब हो सकती हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जो है मंदिर और सनातन धर्म का मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही थी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है दक्षिण में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर, उसके अलावा आपको बता दें कि जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा है इस पर भी बीजेपी ज्यादा फोकस करेगी दक्षिण में। जबकि यहाँ उत्तर भारत में कांग्रेस भी उसका इसी पर विरोध कर रही है, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और उसके साथ साथ में यहाँ पे जो बेरोजगारी है, किसानों के साथ में जो सौतेलापन व्यवहार है, ये लगातार कांग्रेस जो है इसका आरोप लगाती आ रही है उत्तर भारत में। तो मुझे लगता है कि इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है दक्षिण में कांग्रेस को घेरने का काम करेगी और वहां पे अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश करेगी। जी राजेश, देखिए भाजपा अक्सर पीएम मोदी को सामने रखकर ही कोई भी किसी भी चुनाव की तैयारी करती है। पीएम मोदी का चेहरा पूरे देश के सामने पेश किया जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि विपक्ष के पास पीएम का चेहरा नहीं है। तो क्या यही वजह है कि अभी भी विपक्ष को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, काफी ज्यादा जद्दोजहद में जुटी हुई है विपक्ष, फिर भी सफलता नहीं मिल रही? अगर बात करें विपक्ष की, बिल्कुल बात सही है कि इंडिया अलायंस तो बन तो गया, लेकिन बनने के बावजूद भी कई पार्टियां, आपने देखा होगा, चाहे आरएलडी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये सारे के सारे लोग धीरे धीरे इंडिया गठबंधन से टूटते चले गए। तो जाहिर सी बात है कि जब उसका कोई इंडिया गठबंधन का कोई सेम चेहरा ही प्रधानमंत्री का नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो और उसी की आप उलट में अगर देख जाएंगे तो जैसे बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है और प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। तो जाहिर सी बात है जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की पूरे देश में है इस समय, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलता है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की अपेक्षा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब लखनऊ में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन है। प्रदेश भर के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी इको गार्डन पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। बड़े स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो पाए। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले को लेकर पिछले 600 से अधिक दिन से यहाँ जो अभ्यर्थी हैं वो धरना दे रहे हैं। इनका आरोप है कि जो शिक्षक भर्ती हुई है इसमें आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ है। हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि 628 दिनों से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के जो न्याय दिए हैं हम लोगों को, वो न्याय आज तक अधूरा है और उस उम्मीद में बैठे हैं कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5 जनवरी 2022 को 6800 चयनित पिछड़े दलितों की सूची जारी की थी, उस सूची पर हम लोगों का चयन तो हो गया, लेकिन आज तक हम लोग स्कूल नहीं पहुंच पाए। जहां आज हम लोगों को बच्चों का भविष्य बनाना होना चाहिए था, आज हमें अपने भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जो लिस्ट आई थी उस लिस्ट पर
माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हम लोगों को आज तक नियुक्ति नहीं देगी। हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कई बार गए अपनी पीड़ा को लेकर, हमारे साथ वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, मारे गए, पीटे गए। और कई बार शिक्षा मंत्री जी से, मतलब कोई भी उत्तर प्रदेश में ऐसा, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी नहीं बचा जिसके पास हम अपनी फरियाद लेकर ना गए हों। लेकिन फरियाद लेके गए, लेकिन हमारे आश्वासन दिया गया, आश्वासन के बाद बसों में भर के यहीं डाल दिया गया, लेकिन वो न्याय आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाया। जहां आज हम लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था, हम लोग इस लखनऊ में आज भी धूल फांक रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ हम पीड़ित पिछड़े दलित 6800 लोगों की आवाज़ सुनेंगे, न्याय करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कहा जाता है कि वो बहुत न्यायप्रिय हैं। उसी उम्मीद में हम लोग आज भी पलकें बिठाए बैठे हैं कि चुनाव सर पर लगा है, शायद माननीय जी की नज़र हम पिछड़े दलित 6800 चयनित शिक्षकों पर भी पड़ जाए। माननीय जी कहते हैं कि हमारी कोई भी फाइल एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुकती है, लेकिन शायद कुछ अधिकारियों के द्वारा वो फाइल हटा दी गई, छुपा दी गई, लेकिन हम उस इंतजार में शायद उस फाइल पर माननीय जी की नज़र पड़ेगी। इन पिछड़े दलित चयनित योग्य शिक्षकों पर उनकी दया दृष्टि बनेगी और हम लोग विद्यालय जाएंगे, अपना और आने वाले बच्चों का भी भविष्य बनाएंगे। तो भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि ऐसे लोगों पे लाठी बरसानी चाहिए, आप उनके इस बयान पर क्या कहेंगे? नहीं, उनको लाठी तो नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा जूते मारने योग्य हैं, तो लात मारने योग्य हैं। तो माननीय जी के बयान हमेशा ऊट पटांग आते हैं, लेकिन उन्होंने जो पिछड़े दलित चयनित शिक्षकों की ही गाली नहीं दी है, उन्होंने पिछड़े दलित पूरे समाज को गाली दी है। हमारी इन बहनों को भी, वही 69,000 भर्ती का हिस्सा हैं, इन बहनों को भी लात मारने का काम किया है। उनको हम चुनाव में बताएंगे कि आपने जो हमारी बहनों का अपमान किया है, हमारी योग्यता का अपमान किया है, हमारे मान सम्मान पर आपने जो लात मारने का काम किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब हमें आप मैक पर नहीं, चुनाव में वोट देकर उनको करेंगे। क्या नाम है आपका? नंदा सिंह नाम है। कितने दिनों से आप लोगों का धरना चल रहा है? यहाँ 628 दिन से चल रहा है। सरकार आप लोगों की सुन रही है, आगे आप लोग क्या प्लान बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? क्या प्लान बना रहे हैं सर, रोज आते हैं, सरकार हमारी बातें नहीं। आगे का आप क्या करेंगे अगर आप लोगों की सरकार नहीं सुन रही है? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। अब हम लोग एक थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि ऐसा कोई हमारे समाज का नेता है यहाँ जो हम सैकड़ों बार गए। हमेशा कल ही जो है बीजेपी का यादव समाज का रैली, एक यादव समाज को बरगलाने वाला काम, वहाँ भी अपना पीड़ा लेकर के हम पिछड़े समाज के अपना नेता समझ के वहाँ गए थे। वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जो सीएम साहब हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ से कहा कि जाइए आप अखिलेश यादव से न्याय मांगिए। क्या अगर जो अखिलेश यादव जी से नाम, तो आप ठेकेदारी करने यहाँ पर आए थे उत्तर प्रदेश? ये सीएम मोहन यादव ने कहा है। बिल्कुल वायरल है उसका कल का, वायरल है। आप देखिए, मैं अपना समाज करके हम लोग समझे थे शायद हमारी पीड़ा नहीं पहुँच पा रही है, तो हमारे समाज के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, कम से कम हमारी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, यहाँ के योगी जी हैं, तो हमको न्याय मिल सकेगा। वहाँ जाने पर बात पता चला कि हमारे बहनों को, भाइयों को, वहाँ वीडियो भी वायरल है, देखे होंगे, घसीटा गया, मारा गया, ले जाकर किनारे, हम भी वहाँ पर शामिल थे, हमें भी मारा पीटा गया। बताइए हम लोग क्या करें। हाँ, एक बात है, अगर जो हमको न्याय नहीं मिलता है आचार संहिता के पहले, तो हम लोगों ने प्लान किया है, सभी लोग चंदा बिटोरेंगे, अपने ही समाज के नेता के घर पर जाएंगे, सभी से, नेता नहीं, सभी एक नागरिक समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे, उन्हीं का खाएंगे, उन्हीं का पिएंगे। अब कैसा हमारे साथ प्रताड़ना हुआ, हमें 3 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए। सिर्फ ओबीसी और एससी और कुछ विकलांग होने के नाते आज हमें 3 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए। आज हम इको गार्डन में दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उनकी लात खा रहे हैं, जूते खा रहे हैं। सिर्फ हमारा गुनाह क्या है? हम पिछड़े दलित हैं ना, बस यही काम एक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। हाँ, आज जितने हमारे समाज के नेता हैं, जितने खास करके फोटो लगे हैं यहाँ पे, एक लोगों को रैली नहीं होने देंगे। हम लोग का प्रण है, हम लोग का, क्योंकि हमारा सिर्फ ये महज इसकी लड़ाई नहीं है, हमारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जो हमारे लिए पूरा जान कुर्बान किए थे, ये महज इसकी सिर्फ नियुक्ति की नहीं, एक आजीविका की लड़ाई नहीं है, हमारे संविधान, हमारे पिछले दलित आरक्षण की लड़ाई है। मैं उनको दिखाऊंगा पिछले और दलित की क्या ताकत होती है। एक जगह अपने क्षेत्र में राजभर साहब के बारे में बता सकता हूँ, वो हमको नहीं गाली दिए हैं। हमारे जो है संघर्ष के जो लगभग 650 दिन होने को है, हमारे संघर्ष को गाली दिया, हमारे पिछड़े दलित को गाली किया, हमारे बहनों को गाली किया, सभी लोग महिलाओं को गाली दिया। हम उनको बताए थे सिर्फ अपने एक मंत्री पद के लिए, अपने दोनों बेटा के सेट करने के लिए उन्होंने हमारे समाज को अपमानित किए हैं, और उनको हर तरह, अभी तो इनका जो है हमने
शोक श्रद्धांजलि यहाँ पर किया था। यहाँ पे एक संदेश दिया था, आने वाला समय में ज़रूरत पड़ेगा तो इनका घंट वाला कार्यक्रम भी किए हैं। उधर एक पीपल का पेड़, वहाँ घंट भी लटका दिए हैं। बाकायदे श्राद्ध भी करेंगे, इनका 13वीं भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे संविधान को गाली दी है। 628 दिनों से आप लोगों का जो धरना है ये चल रहा है, कोई नेता कोई मिलने आया आप लोगों से, किसी ने आश्वासन दिया? सिर्फ जो है हमारे पास सिर्फ प्रशासन आते हैं, धमकी आती है, गाली लात जूते जहाँ भी लगता है इनको घेरने वाले हैं। उसके पहले हमारे पास विपक्ष से कुछ लोग आए, हमारी पीड़ा हमारे दुख दर्द को उठाया। कौन है विपक्ष? लालू जी आए थे, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके प्रदेश, अजय लल्लू जी, हाँ, वो हमारे बीच आए। और पल्लवी दीदी जी आई, हमारी आवाज़ उठाई। उसमें भी जो आज सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं जाके, जिनको ओपी चाचा बोलते हैं सभी लोग प्यार से, वो भी इल्ज़ाम जो अभी तक पहले जब सपा में था बोलते थे, माननीय केशव जी अगर ये पिछड़े दलितों के लिए बोल देंगे, 69,000 भर्ती वालों पे बोल देंगे, बीजेपी जवान काट लेगी। यही जब आज भाजपा में शामिल हो गए जाके, तो आज यही लात मारने का काम कर रहे हैं। वही पिछड़े दलित 6800 चयनित शिक्षकों पर कह रहे हैं लात खाने योग्य हैं। तो हम बता दें, जब विपक्ष हमारे साथ बैठ के हमारी आवाज़ बन रहा है, तो आप हमें बता रहे हैं कि हम लोग उनकी टोपी लगा के बैठ रहे हैं। एक फोटो एक वीडियो दिखा दीजिए, धरना समाप्त हो जाएगा। जीवन भर लिखित गुलामी करेंगे आपकी, और कोई पैसा नहीं लेंगे उस गुलामी करने का। जे मैं ओपी राजभर जी के लिए बता दूं कि आप इल्ज़ाम भले लगा दें, वो इल्ज़ाम आप पर जरूर सटीक बैठते हैं और आप पर ही फॉलो होते हैं जो आप हमारे लिए वो शब्द प्रयोग किए हैं। बस उन शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। हमारी मर्यादा और हमारा जो पालन पोषण है ऐसा हुआ है कि वो हम पर शोभा नहीं देता है। चयनित शिक्षक हैं, भविष्य बनाने बैठे हैं, किसी का भविष्य बिगाड़ने नहीं बैठे हैं। लेकिन इस तरह के अगर शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो आपका और आपके बच्चों का भविष्य जरूर गर्द में चला जाएगा। ये हमारे शिक्षक हैं और शिक्षकों का अंदर इतनी क्षमता होती है, किसी को गिरा भी सकते हैं, किसी को उठा भी सकते हैं। और इनसे अगर आप बैर पालेंगे तो आप और आपके बच्चों का भविष्य जरूर मिट्टी में मिल जाएगा। तो सुना आपने तमाम लोगों को जो पिछले 628 दिन से धरना दे रहे हैं, और इनका कहना है कि यदि सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो ये इनके नेताओं को रैली नहीं करने देंगे। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी। जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, फिलहाल कितनी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थियों के जुटने की बात हो रही है, या फिर प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? अभिनव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो शिक्षक है लगातार ये इको गार्डन में लंबे समय से धरना दे रहे हैं। मांग है कि क्या अभिनव आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी अभिनव, आपसे चाहेंगे कि आप एक बार फिर से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपने सुना कि किस तरह से इन अभ्यर्थियों में गुस्सा है। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए इन शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने अपने साथियों को इस प्रदर्शन में जुड़ने का आह्वान किया, सभी से अनुरोध किया कि अगर अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है, अपनी मांगों पर अड़े रहना है, तो सभी को एक साथ इकट्ठा होना होगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से शिक्षक अभ्यर्थी इको गार्डन पहुंच रहे हैं। यहाँ पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेताओं के पोस्टर लगाकर भी लगातार इन अभ्यर्थियों की ओर से सवाल किए जा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, फिलहाल कितनी तादाद में यहाँ पर अभ्यर्थियों के आने की उम्मीद है और प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप? इनका धरना चल रहा है। इनकी जो मांग है कि उसपे जो घोटाला हुआ आरक्षण को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में, उस पर जांच हो और इनको नौकरी दी जाए। सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है और इनका कहना है कि जब हम अपनी बात उठाते हैं तो प्रशासन के लोग हम पे लाठीचार्ज करते हैं, हमको वहाँ से हटा देते हैं। पिछले 628 दिन से ये धरना इको गार्डन में चल, विपक्ष के कई नेताओं का इनको साथ भी मिला, लेकिन सरकार जो है वो फिलहाल अभी इन लोगों की सुन नहीं रही है। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। यदि आचार संहिता लगने तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम सत्ता के किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता को रैली नहीं करने देंगे, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ओपी राजभर हो, चाहे अन्य नेता हो। संख्या बल कम होने की वजह से उनकी नहीं सुनी जा रही है। अगर संख्या ज्यादा होती तो सुन ली जाती। वहीं जब यूपी पुलिस परीक्षा को निरस्त किया गया तो भी अभ्यर्थियों की ओर से ये आरोप लगाए गए कि संख्या ज्यादा थी, इसलिए सरकार ने उनकी बात सुन ली। क्या इस दौरान भी अभ्यर्थी कुछ ऐसे ही आरोप लगाते नजर आए?
जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जिस प्रकार से यूपी पुलिस का जो एग्जाम था उसे रद्द कर दिया गया, लोगों की मांग ली गई, सरकार बैकफुट पर चली गई, वैसे उनका कहना है कि जो हमारी मांग है वो भी मान ली जाए। हम लंबे समय से परेशान है, 3 साल पहले से हम लोगों को स्कूलों में तैनाती मिल जानी थी, लेकिन जो शिक्षक है उनको अब तक तैनाती नहीं मिल पाई है, जिसको लेके वो लगातार धरने पे है। और आपको बता दें कि जो सरकार के लोग हैं वो इनसे अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं कर रहे, जिसके चलते इनमें बेहद नाराजगी और सरकार के खिलाफ लगातार आक्रोश व्याप्त है। जी अभिनव, जैसा आपने बताया कि इन अभ्यर्थियों का कहना है कि ये मंत्रियों के घरों का घेराव करेंगे, इसके पहले भी इन्होंने कई बार ऐसा करने की कोशिश की है, तो क्या इन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि अब अपनी मांगों को लेकर वो सभी मंत्रियों के आवास को घेरने वाले हैं? जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यदि इनकी मांगे नहीं मानी गई तो जो भी मंत्री के आवास है उनको घेरेंगे। इससे पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, मंत्री अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके आवास को घेराव करने का प्रयास किया। और इनका कहना है कि आचार संहिता लगने तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर हम जो नेता है उनको रैली नहीं करने देंगे और उनके रैली में हम जगह जगह जाकर उनके रैली में नारेबाजी करेंगे। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। आपने सुना कि किस तरह से इन अभ्यर्थियों में गुस्सा है, किस तरह से ये सीधे सरकार को ललकार रहे हैं, किस तरह से इको गार्डन में इकट्ठा होकर विरोध जता रहे हैं। आपको याद दिला दें, पिछले कई महीनों से ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामला चर्चा में बना हुआ है। लगातार इन अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर धांधली हुई है, लिहाजा इस मामले में इन अभ्यर्थियों को मौका देना चाहिए। अभी आपने सुना कि किस तरह से अभ्यर्थी का कहना है कि आज से 3 साल पहले वो किसी स्कूल के टीचर बन चुके होते, लेकिन धांधली होने की वजह से, भ्रष्टाचार होने की वजह से वो आज धरना देने को मजबूर हैं। आपको बता दें, इस पूरे प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल हैं जो शादीशुदा हैं, कुछ नई लड़कियां हैं जिनकी शादी तय थी, लेकिन बावजूद इसके वो इस प्रदर्शन में इकट्ठा हुई हैं। उनका कहना है कि नौकरी ही वो वजह है जिसकी वजह से उनकी शादी तय हुई थी। वहीं कुछ युवाओं की माने तो उनके घर की सारी जिम्मेदारी उन पर है, लेकिन नौकरी ना हो पाने की वजह से लगातार उनका परिवार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो लगातार परेशानी की मार झेल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।